नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त घनश्याम लोधी एक बार फिर से हाजिर हूँ और आज हम पढ़ने वाले हैं बी फार्मा 6 सेमेस्टर के अंदर बायोटेक्नोलॉजी, है ना। बायोटेक्नोलॉजी की फर्स्ट यूनिट चल रही थी जिसमें हमारा टॉपिक है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, इसको सिंपल तरीके से आइए समझते हैं। तो सबसे पहले जेनेटिक और इंजीनियरिंग दो वर्ड से मिलके बना है हमारा। तो जेनेटिक्स का मतलब क्या है? जेनेटिक का मतलब जेनेटिक मटेरियल से होता है और जेनेटिक मटेरियल का मतलब है जीन। और जीन क्या है? जीन एक ऐसा छोटा सेगमेंट है, छोटा फ्रेगमेंट है ऑफ डीएनए का जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन रखता है। जैसे इंसुलिन बनाने वाला जीन इंसुलिन बनाएगा, है ना। इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन इंसुलिन बनाएगा, है ना। तो इस प्रकार का ये जीन है, एक स्पेसिफिक फंक्शन रखते हैं। जैसे कलर प्रोड्यूसिंग जीन कलर प्रोड्यूस करेगा, है ना। तो इस प्रकार के जीन रहते हैं, जीन से मिलके हमारा डीएनए बनता है। इसी को हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं और जेनेटिक मटेरियल के अंदर हम चेंजेस ला रहे हैं। ये चेंजेस ला रहे हैं, उस चेंजेस को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कह रहे हैं और चेंजेस लाकर हम नया जेनेटिक मटेरियल बना रहे हैं और ये जेनेटिक मटेरियल्स हमको डिज़ायर आउटकम दे रहा है। जैसे हमने मान लो इंसुलिन की बात की, तो इंसुलिन बनाने वाला जीन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और अच्छा बना देंगे तो वो अच्छा हमारे को इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा, है ना। तो इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा, वहाँ की और अदर पार्ट्स इसमें नहीं रहेंगे, ठीक है। तो डिज़ायर आउटकम हमको मिला और इस डिज़ायर आउटकम को हम फार्मास्यूटिकल लेवल पे या बायोटेक्नोलॉजिकल लेवल पे हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। ये चीज़ है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इसमें चेंजेस लाते हैं, मतलब हम जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस करना जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। अब ये चेंजेस किस प्रकार के होंगे? ये चेंजेस होंगे चाहे आप जीन में एडिटिंग कर दो, चाहे जीन के अंदर इंसर्शन कर दो, चाहे जीन के अंदर डिलीट कर दो। कोई एडिटिंग, कोई इंसर्शन मतलब ऐड करना, कोई डिलीशन मतलब डिलीट करना जीन को, तो जिससे हमारा डिज़ायर जीन प्रोड्यूस हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? सिंपल जेनेटिक इंजीनियरिंग है। अब थोड़ा सा और हम डीपली समझते हैं कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी क्या है। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसे हमने समझा उसी प्रकार से आरडीएनए टेक्नोलॉजी। आरडीएनए टेक्नोलॉजी, आर का मतलब होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब इसमें होता क्या है? ये पार्ट इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग का टाइप है। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की टाइप है जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं दो डीएनए का ज्वाइनिंग, है ना। सबसे पहले हम मतलब आरडीएनए टेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग का टाइप होता है। इसके अंदर होता क्या है? डिज़ायर जीन या डीएनए को हम वेक्टर डीएनए या व्हीकल्स डीएनए के साथ ज्वाइन करा देते हैं। डिज़ायर जीन को वेक्टर जीन के साथ या डीएनए के साथ ज्वाइन कराते हैं और फिर उसको सेल के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, किसी ऐसे सेल के अंदर जो इस जीन को ग्रो करा सके, ठीक है। उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं। उसके अंदर जैसे ही इंसर्ट करते हैं फिर वो उसको हम कल्चर करते हैं तो वो सेल इस जीन को एक्सप्रेस करती है। जीन एक्सप्रेस मतलब मान लो इंसुलिन वाला जीन हमने इस सेल में डाल दिया तो अब इससे इंसुलिन बनने लगेगा। तो जब इंसुलिन बनने लगेगा तो हमारा ये डिज़ायर प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। अब इस डिज़ायर प्रोडक्ट का आप जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म बनाना है तो हम वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा कहलाता है आरडीएनए। तो आरडीएनए कहो चाहे जेनेटिक इंजीनियर कहो, कहने का मतलब है दोनों सेम ही टॉपिक हैं, लेकिन एक क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग और बड़ा टॉपिक है ना। और आरडीएनए एक स्पेसिफिक है कि दो डीएनए को ज्वाइन करना है, फिर इसको सेल्स में इंसर्ट करना है, देन उससे प्रोडक्ट फॉर्म करना है। तो इस प्रकार का आरडीएनए कहलाता है। और किसी अदर चेंजेस, जिस प्रकार के सारे चेंजेस जो रहेंगे वो सारे चेंजेस आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग में कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ भी आरडीएनए भी एक जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट है और बाकी अदर जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं वो भी जेनेटिक इंजीनियरिंग में आते हैं। तो चलिए इसकी थ्योरी देखते हैं। चलिए थ्योरी पढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। तो डेफिनेशन की बात करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द टेक्निक इन विच द चेंज या अल्ट्रेशन या रिपेयर या इन्हेंसमेंट और सप्रेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स टू अचीव ए डिजायर आउटकम, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल के अंदर हम चाहे चेंज करें, अल्ट्रेशन करें, रिपेयर करें, इन्हेंसमेंट करें या सप्रेशन करें, ठीक है, डिज़ायर आउटकम निकालने के लिए, ठीक है। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है, ठीक है। अब दिस टेक्निक इज इन्वॉल्व द जीन एडिटिंग, जीन इंसर्शन, जीन डिलीशन,
ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, दिस टेक्निक मतलब इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, चेंजिंग द जेनेटिक मटेरियल्स, जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस लाएंगे, देन उसको ट्रांसफ़र करते हैं होस्ट सेल के अंदर, है ना, ट्रांसफ़र करेंगे सेल के अंदर इंसर्ट करेंगे, देन एक्सप्रेस करेंगे। जब जीन एक्सप्रेस होगा मतलब जो जेनेटिक मटेरियल हमने होस्ट सेल के अंदर डाला है वो एक्सप्रेस होगा मतलब फंक्शन देगा, मतलब इंसुलिन है तो इंसुलिन बनाएगा, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है तो इंसुलिन बनाएगा। तो उस डिज़ायर प्रोडक्ट को हम आइसोलेट कर लेंगे और अपना मार्केट फॉर्मुलेशन बना लेंगे, ठीक है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको निकालेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार की ये जेनेटिक इंजीनियरिंग काम करता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, कुछ नहीं, इट इज़ द स्पेसिफिक टेक्निक है विद इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। इट इन्वॉल्व क्रिएटिंग द आरडीएनए बाय द कंबाइनिंग द डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम द टू डिफरेंट सोर्स, ठीक है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, डीएनए मॉलिक्यूल जो दो डिफरेंट सोर्स से हमने लेते हैं, मतलब एक डिज़ायर जीन होगा, एक डिज़ायर डीएनए रहेगा और एक वेक्टर रहेगा, तो दोनों को आपस में ज्वाइन करेंगे और बनेगा हमारा आरडीएनए बनेगा, ठीक है। तो ये प्रकार की एक क्या है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अब हम ये तो जानते हैं कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी इज़ अ पार्ट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। अब आरडीएनए टेक्नोलॉजी पार्ट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग है, बाकी जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन भी बोलते हैं और आरडीएनए को भी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं या फिर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट अपना क्या है, अगला पॉइंट है अपना कि बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, ठीक है, जिसको हम पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमने एक सिंपल पॉइंट बताया कि दो जीन को आपस में ज्वाइन करना है, सेल के अंदर डालना है, फिर इसको ग्रो कराना है, ठीक है, ये था। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इसमें हम देखिएगा पॉइंट देखेंगे। तो सबसे पहले आप डीएनए कहीं से तो लाओगे, तो सबसे पहले इसको आइसोलेट किया। तो मान लो आपको क्या इंसुलिन का जीन चाहिए, तो इंसुलिन आपका बीटा सेल से मिलता है। ह्यूमन की पैनक्रियाज के अंदर जो आपका बीटा सेल रहती है, बीटा सेल के अंदर इंसुलिन बनता है, तो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन बीटा सेल के अंदर रहता है, तो वहाँ से हमने इस जीन को आइसोलेट किया, है ना। जेनेटिक मटेरियल बोलो चाहे जीन बोलो चाहे डीएनए बोलो, यहाँ पे सब एक ही मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस जीन को आइसोलेट कर लिया, ठीक है, ठीक है। और क्या कर लिया, वेक्टर डीएनए को आइसोलेट कर लिया। अब वेक्टर डीएनए क्या रहता है, वेक्टर डीएनए बोलो चाहे उसको वेहिकल डीएनए बोलो या फिर आपका प्लाज्मिड बोलो, ये जो वेक्टर डीएनए है वो इस डिज़ायर डीएनए को लेके जाता है सेल के अंदर, है ना। इसका काम क्या रहता है, वेक्टर डीएनए का डिज़ायर डीएनए को लेके सेल के अंदर जाएगा, ठीक है, ये काम रहता है। अगला पॉइंट है अपना कि आइसोलेशन हो गया। आइसोलेशन के बाद है इसका कटिंग करना। अब देखो जो हमने जेनेटिक मटेरियल लिया है वो जेनेटिक मटेरियल फुल में है, मतलब डीएनए है पूरा, लेकिन हमको एक स्पेसिफिक जीन चाहिए जो कि इंसुलिन बनाए या कुछ और चीज़ बनाए, है ना, पर्टिकुलर जीन चाहिए। तो ये तो डीएनए है, डीएनए बहुत बड़ा रहता है, ठीक है। तो हमने इसको कट किया डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा, उसको कट कर लिया एंजाइम के द्वारा। फिर इसके बाद हमारा पॉइंट रहता है कट कर लिया तो बहुत सारे फ्रेगमेंट बन गए, बहुत सारे टुकड़े बन गए, फ्रेगमेंट मतलब टुकड़े बन गए। अब ये सेपरेशन करना पड़ेगा इस टुकड़ों का, है ना, और उसमें से हमको डिज़ायर जीन निकालना पड़ेगा, क्योंकि इंसुलिन बनाने वाला या कोई और चीज़ बनाने वाला जीन को हमको निकालना है, क्योंकि बाकी टुकड़े ख़राब हैं, बेकार, हमारे काम के नहीं हैं। तो यहाँ पे हमने डिज़ायर जीन को सेपरेट किया बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के द्वारा, ठीक है। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के द्वारा हमने यूज़ कर लिया। फिर इसके बाद अब हमने इसको सेपरेट कर लिया है, लेकिन अब वो सेपरेट किया है लेकिन वो सिंगल क्वांटिटी में है, सिंगल क्वांटिटी में हमने इसको सेपरेट किया है। तो लेकिन हम सिंगल क्वांटिटी से उसका पूरा एनालिसिस या हमारा ग्रोथ नहीं कर सकते आगे फर्दर। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, जीन एम्प्लीफिकेशन करना रहता है बाय पीसीआर टेक्निक से, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक, ठीक है। अब ये जीन एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है उस जीन की कॉपी बनाना, बहुत सारी मल्टीपल कॉपी बनाना, है ना, किसकी मदद से, पीसीआर टेक्निक की मदद से, ठीक है। तो हम उसकी बहुत सारी कॉपी बना लेंगे। फिर इसके बाद अगला पॉइंट क्या रहेगा, अब ये बहुत सारी कॉपी बना ली हैं जो हमारा डिज़ायर जीन था उसकी। अब
उस डिज़ायर डीएनए को, इस जीन को हम वेक्टर डीएनए से ज्वाइन करा देंगे, वेक्टर डीएनए से ज्वाइन करा देंगे। और ज्वाइन कराएंगे किसकी मदद से? लाइगेज एंजाइम की मदद से। लाइगेज एंजाइम है जो दो डीएनए को जोड़ने का काम करता है, तो ये दोनों आपस में जोड़ देगा लाइगेज एंजाइम। फिर जो बनेगा, दोनों का जोड़ के बनेगा, वो बनेगा आरडीएनए, ठीक है। उसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, ठीक है। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए सेल के तो बाहर है ना, जिसको हम ग्रो कराना है जिसके अंदर, ठीक है। तो हम उसका ट्रांसफ़र कर देते हैं आरडीएनए का इनटू होस्ट सेल के अंदर। होस्ट सेल क्या रहती है? जो डीएनए को इंसर्ट कर, मतलब ये आरडीएनए को ग्रो करा सके, ठीक है। आरडीएनए को ग्रो करा सके मतलब फंक्शनिंग करा सके, ठीक है, उसको हम होस्ट सेल बोलते हैं, है ना। जनरली बैक्टीरियल सेल लेते हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट हमारा क्या रहेगा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ आरडीएनए बाय सिलेक्टेबल मार्कर। अब देखो, जैसे ही हमने क्या किया, आरडीएनए को इंसर्ट किया तो हमारी रिकॉम्बिनेंट सेल बनी। किसके सेल के अंदर हमने इंसर्ट किया तो हमारी रिकॉम्बिनेंट सेल बनी, और जिसके अंदर अगर इंसर्ट नहीं हुआ वो नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल बनी। तो दोनों का आइडेंटिफिकेशन करना है बाय सिलेक्टेबल मार्कर के द्वारा। जो वेक्टर रहता है, वेक्टर के अंदर सिलेक्टेबल मार्कर पाए जाते हैं, उससे हमको आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि कौन रिकॉम्बिनेंट सेल है, कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल है, ठीक है। फिर जो रिकॉम्बिनेंट सेल होती है, फिर वो उसका हम कल्चर करते हैं, तो डिज़ायर प्रोडक्ट बनता है, डिज़ायर प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, तो हम उस डिज़ायर प्रोडक्ट को निकालते हैं। डिज़ायर प्रोडक्ट के साथ साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ रहती हैं, जैसे सेल के और अदर ऑर्गेनल्स प्लस मेटाबोलाइट और अदर जो कल्चर मीडिया रहता है वो भी रहता है। तो इन सब को हटाने के लिए, हमारा डिज़ायर प्रोडक्ट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग करते हैं। उसका नाम क्या था? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, जो कि सब चीज़ का प्यूरिफिकेशन कर देती है और उस प्रोडक्ट को आइसोलेशन करती है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ जनरल पॉइंट हैं, इनके बारे में हम जनरली बिल्कुल विस्तार से हम देखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, जो हमने बोला कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी है और आपका जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग और आरडीएनए बिल्कुल सेम ही है ना। जो हमारे सिलेबस में है फर्स्ट यूनिट में जेनेटिक इंजीनियरिंग, वही हमारा डीपली सेकेंड यूनिट में आरडीएनए टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी हम पढ़ेंगे वो हम डीपली पढ़ेंगे, और जो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो हम पढ़ रहे हैं वो हम शॉर्टली पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब दोनों में अंतर यही है, लेकिन दोनों एक ही चीज़ है, ठीक। अब इसके बाद हम अगला पॉइंट क्या है कि बेसिक जो टूल्स होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के, वो क्या होते हैं। तो बेसिक टूल मतलब क्या क्या आपको चाहिए, या जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलो या आरडीएनए टेक्नोलॉजी बोलो, ठीक है। तो हमको चाहिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये एंजाइम डीएनए को कट करते हैं, ठीक है, ये एंजाइम चाहिए आपको, है ना। और अदर एंजाइम चाहिए जैसे लाइगेज, जो दो डीएनए को ज्वाइन कराता है। एल्कलाइन फास्फेट चाहिए, जो कि दो डीएनए को ज्वाइन कराने से रोकता है, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, जो कि डीएनए पॉलीमरेज को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, ठीक है। दूसरा क्या चाहिए? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक चाहिए, जिससे डीएनए सेपरेट होगा हमारा, जो डीएनए को सेपरेट करना है फ्रेगमेंट बना के, ठीक है। फिर हमने क्या करना है? पीसीआर टेक्निक चाहिए, जिसके अंदर डीएनए की कॉपी बनते हैं, डीएनए एम्प्लीफिकेशन करते हैं, ठीक है। फिर वेक्टर चाहिए। वेक्टर का मतलब जो डिज़ायर जीन डीएनए को होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफ़र करता है, उसका नाम है वेक्टर, और वेक्टर डीएनए चाहिए हमको, ठीक है। फिर चाहिए होस्ट सेल, जिसके अंदर आपको डिज़ायर जीन से प्रोडक्ट फॉर्म होता है ना। होस्ट सेल क्या है? जिसमें हमको डिज़ायर जीन इंसर्ट किया तो प्रोडक्ट बनाने लगती है, ठीक है। तो ये टूल्स हैं, मतलब ये चीज़ें चाहिए किसके लिए? आरडीएनए करो चाहे आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग करो, इसके लिए आपको चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स एंड वेक्टर और जेनेटिक मटेरियल्स को आइसोलेट करने हैं, ठीक है। तो हमने बोला कि इन दिस प्रोसेस आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम द सोर्स विद द हेल्प ऑफ मैनी एंजाइमेटिक रिएक्शन, मतलब यहाँ पे एंजाइमेटिक रिएक्शन करनी पड़ती है। जैसे कि देखो,
यहाँ पर क्या है, सेल के अंदर डीएनए है, डीएनए के अंदर अदर्स ऑर्गेनल्स, अदर कंपोनेंट्स भी हैं, जैसे प्रोटीन, फैट, आरएनए, डी है ना, अदर चीज़ें। तो इन सबको सेपरेट करना है, तो हमको एंजाइमेटिक रिएक्शन करनी रहेंगी। जैसे हम बहुत सारी एंजाइमेटिक रिएक्शन करेंगे, जैसे कि हम लाइपेज एंजाइम का यूज़ करेंगे फैट को ब्रेक डाउन करने के लिए, प्रोटीएज एंजाइम का यूज़ करेंगे प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए, एमाइलेज का कार्बोहाइड्रेट के लिए, राइबोन्यूक्लियस को आरएनए के लिए, लाइसोजाइम को बैक्टीरियल सेलवाज को ख़त्म करने के लिए, सेल्यूलोज को प्लांट सेल को ख़त्म करने के लिए, मतलब ब्रेक करने के लिए, चिटिनेज को फंगस की सेल वॉल ब्रेक करने के लिए। तो ये चीज़ें क्या है, ये एक एंजाइमेटिक रिएक्शन है। इसमें अंदर हम जिसको ब्रेक करना है, जिसको हटाना है, क्योंकि देखो हमको चाहिए क्या, सिर्फ डीएनए चाहिए, डीएनए के अलावा जो भी है उसको डाइजेस्ट करना है, कट करना है ना, ब्रेक करवाना। तो इसके लिए हम उसी प्रकार का एंजाइम का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए ये प्रोसेस हो गई। अगला पॉइंट क्या है कि एग्जाम्पल से समझिए कि हमको कैसे, जैसे कि मान लो हम इंसुलिन जीन को आइसोलेट करना है। अब इंसुलिन जीन है, उस इंसुलिन जीन को हमने क्या कर दिया, वो किस में पाया जाता है, बीटा सेल के अंदर। उस बीटा सेल्स का हमने सस्पेंशन बना लिया, ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर सस्पेंशन बना लिया, फिर बहुत सारे एंजाइम डाल दिए। तो जो एंजाइम डाले अदर देन डीएनए, बाकी सब कट गया, सब ब्रेक हो गया। तो यहाँ पर सिर्फ क्या बना, जीनोम बचा, या डीएनए बोलो, डीएनए बना। फिर हमने इसमें चिल्ड इथेनॉल डालते हैं, चिल्ड इथेनॉल जैसे ही डालते हैं तो ये प्रेसिपिटेट हो जाता है। प्रेसिपिटेट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, ग्लास रॉड डाल के इसमें इस प्रकार का शेकिंग करके, और ग्लास रॉड के ऊपर ये जीनोम क्या रहता है, लपेट दिया जाता है, मतलब लपट जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आइसोलेशन ऑफ जीन हो गया, ठीक है। तो अगला पॉइंट है हमका कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर। डाइजेशन भी बोलते हैं इसको, कटिंग भी बोलते हैं। तो कटिंग करना है अपन को। तो कटिंग का क्या सिंपल है, तो कटिंग के लिए हमने बोला कि ये जो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, देखिए इसको यहाँ से समझते हैं। एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम रहता है, इस प्रकार से इसको समझिए। ये पूरे डीएनए को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से कट कर देता है। स्पेसिफिक सीक्वेंस को एक पहचानेगा, पहले नंबर पहचानने के बाद उसको कट कर देगा। तो इस प्रकार से ये कट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये डिफरेंट टाइप के कट हैं जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा किए गए हैं कट। तो ये कट कर देता है। एग्जाम्पल जैसे EcoRI फर्स्ट है, तो एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का एग्जाम्पल है जो क्या कर रहा है, मान लो जीनोम का कट कर रहा है, डीएनए को कट कर रहा है। जो कट करने के बाद इस पर डिजायर इस प्रकार के फ्रेगमेंट मिलते हैं, इनको हम बोलते हैं फ्रेगमेंट मतलब टुकड़े, है ना। इसके अंदर अपना डिजायर जीन भी रहता है। तो यही चीज़ है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने क्या किया, डीएनए कट एट द स्पेसिफिक साइट विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। तो इस प्रकार से डिजायर जीन हमने निकाल लिया, फ्रेगमेंट निकाल लिए बहुत सारे। अब दूसरा हम पॉइंट पढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए वेक्टर क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए रहता है, ठीक है। ये सर्कुलर डीएनए है, 2 साइकिल है इसकी, सर्कुलर डीएनए है और डबल स्टैंडर्ड है। इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से इसको भी कट कर दिया, तो कट हमारा वेक्टर हो गया। तो दोनों चीज़ें कट हो गई। अब दोनों को हमको आपस में जोड़ करना होता है। देखिए अगला पॉइंट है हमारा, जब हमने क्या किया, बहुत सारे फ्रेगमेंट में डीएनए को कट कर लिया। अब वो कट कर लिया तो बहुत सारे फ्रेगमेंट बन गए। फ्रेगमेंट को हमको एक डिज़ायर जीन को सेपरेट करना है उसके अंदर से, तो हमको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का यूज़ करना पड़ेगा। इस टेक्निक में क्या करते हैं, ये लेबोरेटरी टेक्निक है, इसमें डीएनए, आरएनए, प्रोटीन सब सेपरेट होते हैं। किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ साइज और चार्ज, है ना, जो साइज और चार्ज के बेसिस पे होते हैं, ठीक है। और बाय अप्लाइंग द इलेक्ट्रिकल फील्ड अक्रॉस द पोरस जेल, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या है, एक जेल ट्रे है, इलेक्ट्रोफोरेसिस ट्रे है। इस इलेक्ट्रोफोरेसिस ट्रे में ये हमारा जेल भरा हुआ है, जेल। तो जेल हमारा क्या रहता है, एगारोस जेल रहता है इसमें। और फिर यहाँ पर ये बॉक्स है, बॉक्स के अंदर हमने एक फ्रेगमेंट डाल दिए, बहुत सारे फ्रेगमेंट मतलब डीएनए के टुकड़े डाल दिए, डीएनए के टुकड़े डाल दिए। फिर यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल्स हैं, चार्ज मतलब कैथोड लगी हुई है, एक एनोड लगी हुई है, मतलब ये नेगेटिव चार्ज वाली है, पॉजिटिव चार्ज वाली है। अब हमारा क्या होता है, ये हमारा फ्रेगमेंट नेगेटिव चार्ज के होते हैं, नेगेटिव चार्ज के होते हैं। जो जैसे ही हम क्या करते हैं, करंट सप्लाई करते हैं,
तो हमारा जो चार्ज पार्टिकल्स रहेंगे, जो फ्रेगमेंट, वो नेगेटिव से लेके पॉजिटिव की ओर भागते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर भागते हैं। तो इस प्रकार से इस दिशा में गति करते हैं। तो होता क्या है, ये साइज़ के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाते हैं, साइज़ के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाते हैं। जैसे सबसे छोटी साइज़ वाला सबसे आगे निकल जाएगा, क्योंकि इसमें पोर्स रहते हैं, इस जेल के अंदर पोर्स रहते हैं, और पोर्स की जो डिपेंड करती है साइज, मतलब जो होती है उस क्या बोलते हैं, जो साइज़ रहेगी पोर्स की वो कम रहेगी तो ये छोटे पार्टिकल आसानी से निकलेंगे, छोटे फ्रेगमेंट, फिर बड़े पार्टिकल्स, फिर बड़े, फिर बड़े, फिर बड़े। तो सबसे बड़ा जो रहेगा वो सबसे पीछे रह जाएगा, और सबसे छोटा रहेगा वो आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, मान लो बीच वाला ये डिज़ायर जीन है, तो हमने इसको अरेंज होता हुआ देख लिया, मतलब अरेंज हो गए। अब अरेंज हो गए तो हमने क्या किया, देखो यहाँ पे सिंपल प्रोसेस समझो, फ्रेगमेंट को जीनेम को ऐड कर दिया, तो ये मूव करेंगे एनोड की ओर मूव करेंगे, तो स्मॉल साइज का जो फ्रेगमेंट रहेंगे वो इजीली क्रॉस कर देगा पोरस जेल को, है ना, पोरस जेल को इजीली क्रॉस कर देगा। फिर वो कवर करेगा मैक्सिमम डिस्टेंस। अब मैक्सिमम डिस्टेंस जब कवर करेगा तो उसको हम जब यूवी लाइट में देखेंगे, आफ्टर ट्रीटेड द इथिडियम ब्रोमाइड, मतलब अब इसको क्या करेंगे, उस ट्रे में इथिडियम ब्रोमाइड डाल देंगे। ब्रोमाइड डालने के बाद हम यूवी लाइट पे उसको देखेंगे तो हमको वो फ्रेगमेंट ऑरेंज कलर्ड बैंड के रूप में अपीयर हो जाएंगे। कौन से, ऑरेंज कलर बैंड के रूप में अपीयर हो जाएंगे। अब बैंड के रूप में अपीयर हो जाएंगे, उससे हम देख के उस डिज़ायर जीन को आइसोलेट कर लेंगे। और आइसोलेशन की ये टेक्निक को इल्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इल्यूशन कहा जाता है। तो सिंपल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने क्या किया, डिज़ायर जो पूरे फ्रेगमेंट थे उस फ्रेगमेंट को इसमें डाल दिया, करंट सप्लाई किया तो पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर हमारे डीएनए चले, तो सबसे छोटे वाले सबसे आगे निकल गए और सबसे बड़े वाले सबसे पीछे रह गए। तो इस प्रकार से अरेंजमेंट हो गया। फिर हमने इसको इथिडियम ब्रोमाइड से इसको क्या किया, ट्रीट किया। फिर इसमें यूवी में देखा तो ऑरेंज कलर के बैंड हमको दिखाई दिए। फिर हमने जो डिज़ायर जो जीन था उसको हमने आइसोलेट किया, उसको हम बोलते हैं इल्यूशन, उस मेथड को हमने इल्यूशन बोला। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब हमने क्या किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में से हमने एक डिज़ायर जीन को तो आइसोलेट कर लिया। अब जब आइसोलेट हो गया है, लेकिन अब वो सिंगल क्वांटिटी में है तो हम इसको बढ़ाना है तो उसको एम्प्लीफिकेशन करना है बाय पीसीआर टेक्निक से, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से। तो इस मेथड से एक सिंगल डीएनए को मल्टीपल डीएनए या सिंगल जीन को मल्टीपल जीन के अंदर बदला जा सकता है, मल्टीपल उसकी कॉपी बनाई जा सकती है। ठीक है, मतलब इसकी फ़ोटो कॉपी करना, सिंपल सा। तो ये पीसीआर टेक्निक कहलाती है। अब इस पीसीआर टेक्निक को हम सिंपल तरीके से और समझते हैं। इस पीसीआर टेक्निक में हम क्या रहते हैं, आपका डीएनए टेम्पलेट लेते हैं। डीएनए टेम्पलेट मतलब जिसको हमको क्या करना है, कॉपी बनानी है, जिसकी कॉपी बनानी है। फिर डीएनए पॉलीमरेज लेते हैं, एंजाइम प्राइमर्स लेते हैं, डीएनटीपी लेते हैं, बफर सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक है, तो इन सब का मटेरियल लेते हैं, ये सब मटेरियल। तो हम एक एक करके उसको पढ़ेंगे कि डीएनए टेम्पलेट क्या होता है, पॉलीमरेज क्या होता है, प्राइमर क्या होता है, डीएनटीपी क्या होता है, बफर क्या होता है। तो इन सब का मटेरियल हमने इस टेस्ट में ले लिया। अब होता क्या है, ये डीएनए टेम्पलेट मतलब क्या होते हैं, सबसे पहले क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं, हम चलिए देखते हैं। तो हमारा पीसीआर टेक्निक 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। सबसे पहली स्टेप है डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए टेम्पलेट। तो डीनेचुरेशन का मतलब उसको ब्रेक करना, डबल स्ट्रैंड को सिंगल स्ट्रैंड में बदलना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डबल स्ट्रैंडर डीएनए है, इस डबल स्ट्रैंड डीएनए को इस हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना है। तो हमने क्या कर दिया, बहुत हाई टेम्परेचर देते हैं तो ये टेम्पलेट अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है, तो टेम्पलेट अलग अलग हो जाती हैं, तो ये इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीनेचुरेशन। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रोसेस होती है। इसके बाद हम क्या करते हैं, अगली प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, एनीलिंग करते हैं। एनीलिंग का मतलब होता है, इसमें सबसे पहले सिंथेसिस की, डीएनए सिंथेसिस की शुरुआत करते हैं। ठीक है, डीएनए सिंथेसिस मतलब कॉपी करने की, एम्प्लीफिकेशन करने की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करने के लिए हमने प्राइमर ऐड करते हैं। प्राइमर एक क्या रहता है, सिंगल 3 कोडॉन वाला एक शॉर्ट डीएनए रहता है जो कि यहाँ पर ऐड होता है 3 एंड पर। कहाँ से 3 एंड से स्टार्ट होता है, यहाँ 3 एंड से स्टार्ट होता है ऐड होना, और ऐड होता है एक ही बार ऐड होता है
और ये प्राइमर ऐड होता है। तो ये क्या होता है, यहाँ से प्राइमर ऐड होने का मतलब है सिंथेसिस स्टार्ट हो गई या कॉपी करना स्टार्ट हो गया, इसकी कॉपी बन रही है, इसकी कॉपी बन रही है, इसकी कॉपी बन रही है, ठीक है। तो इसकी कॉपी बनना स्टार्ट हो गया, तो ये स्टार्टिंग चीज़ होगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एनिलिंग, ठीक है। अब इसके बाद जब हमारा स्टार्ट हो गया आप सिंथेसिस, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बाकी मटेरियल और ऐड कर देंगे, जैसे DNTP हो गया। DNTP में आपका शॉर्ट क्या रहेगा, आपका DNA रहता है, शॉर्ट DNA। ये क्या रहता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ DNA रहता है। मतलब इसके बाद अब जो प्राइमर ऐड हुआ, प्राइमर के बाद अब ये ऐड होता रहेगा, ये ऐड होता रहेगा, ठीक है। इसके साथ हम क्या क्या यूज़ करते हैं, DNTP लेते हैं, फिर मैग्नीशियम लेते हैं, फिर टैक DNA पॉलीमरेज एंजाइम लेते हैं। ये टैक DNA पॉलीमरेज इसको जोड़ने का काम करता है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ये प्राइमर जुड़ा हुआ है, प्राइमर के साथ साथ अब ये DNTP इस प्रकार से ये जुड़ते जाते हैं। तो इस दिशा में आपको जुड़ेंगे, 3 से 5 की दिशा में, 3 से 5 की दिशा में, यहाँ भी देखिए 3 से 5 की दिशा में आपको जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये DNTP जुड़ गया, DNTP जुड़ गया, DNTP जुड़ गया, इस प्रकार से ये जुड़ते जाते हैं, ठीक है। पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। और इस प्रोसेस देखिएगा, ये जो प्रोसेस हो गई, ये थर्ड प्रोसेस हमारी कहलाती है एक्सटेंशन। क्या कहलाती है, एक्सटेंशन, जिसमें हम इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं और हमारा DNTP जुड़ता जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ DNA रहता है, तो वो जुड़ता जाता है। और इस प्रोसेस के द्वारा हमारा बनाया जाता है डबल स्टैंडर्ड DNA। तो ये प्रकार का देखिए, आपका ऊपर वाली पुरानी है, नीचे वाली ये रेड वाली है ना, अलग ये वाली ये कॉपी बनी हुई है। तो इसी प्रकार से ये वाली कॉपी बन गई है। तो ये जो हमारी ये कॉपी हो गई, मतलब अभी एक सिंगल डबल स्टैंडर्ड DNA था, उसको से हमने 2 डबल स्टैंडर्ड DNA निकाल लिए कॉपी करके, ठीक है। तो ये हमारी PCR टेक्निक है। इसी को मल्टीपल टाइम्स दोहराया जाता है और बार बार करने से इससे मिलियंस ऑफ डिज़ायर DNA को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गई PCR टेक्निक। डीपली हम PCR टेक्निक को अलग से समझेंगे। अब हमने देखा कि हमने PCR टेक्निक के द्वारा बहुत सारे डिज़ायर जीन को हमने कॉपी बना ली, मतलब बहुत सारी मल्टीपल कॉपी बना ली। अब मल्टीपल कॉपी हमको बन चुकी हैं और वेक्टर हमारे पास है और डिज़ायर जीन है। तो हम क्या करेंगे, अब RDNA का फॉर्मेशन करेंगे। तो RDNA का फॉर्मेशन करना या 2 DNA को जोड़ना है ना। तो हम क्या करेंगे, DNA को जो कट फ्रेगमेंट है, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डिज़ायर जीन को कट कर लिया और उसको प्रोडक्ट मतलब ये यहाँ पर PCR टेक्निक से कॉपी करके बहुत सारा बना लिया। फिर इस वेक्टर को भी कट कर लिया, तो दोनों को कट करके अब यहाँ पर क्या करेंगे, लाइगेज एंजाइम के द्वारा DNA को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये लाइगेज ज्वाइन कर देगा और ये एल्कलाइन फास्फेट और एंजाइम यूज़ करेंगे। तो इसका क्या यूज़ है, ये प्रिवेंट करता है सेल्फ लाइगेशन। सेल्फ लाइगेशन मतलब ये वेक्टर है, वेक्टर आपस में ये आपस में बॉन्ड बना ले, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, और जुड़ जाए, तो ये फिर से ज्वाइन हो जाएगा वेक्टर। ये वाला जुड़ेगा तभी काम का रहेगा, डिज़ायर जीन इसमें जुड़ेगा तो काम का रहेगा। अगर ये खुद ब खुद जुड़ गया आपस में तो कोई काम का नहीं। तो इसलिए ये एल्कलाइन फास्फेट का यूज़ करते हैं। सेल्फ लाइगेशन को ये आपका रोकता है और दूसरा लाइगेज ज्वाइन कराता है, DNA को ज्वाइन करता है। तो हमारा इस ज्वाइन होने के बाद आपका क्या बनता है, आपका ये बनता है RDNA, रिकॉम्बिनेंट DNA कहलाता है। अब ये रिकॉम्बिनेंट DNA है, वो हमारा इसमें 2 चीज़ें, एक तो वेक्टर है और ये आपका डिज़ायर जीन है, ठीक है। तो डिज़ायर जीन, तो ये इस प्रकार से हमने फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है। अगला पॉइंट होता है, जब हमने RDNA बना लिया है, उस RDNA को होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफ़र करना है। तो RDNA को होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत सारी मेथड्स होती हैं, जैसे कि माइक्रो इंजेक्शन दे दो, इलेक्ट्रोपोरेशन दे दो, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफेक्शन, जीन गन एंड वेक्टरलेस ट्रांसफ़र। इस बहुत सारी टेक्निक्स रहती हैं, जिसमें से हम कॉमन 2 टेक्निक का यूज़ करते हैं, जैसे सिंपल टेक्निक का। तो हमारा है ट्रांसफेक्शन। ट्रांसफेक्शन में क्या करते हैं, हम कैल्शियम फास्फेट का यूज़ करते हैं। अब ये कैल्शियम फास्फेट क्या है, एक चार्ज सब्सटेंस है, जिसको हम DNA के साथ मिक्स कर दिए। अब ये DNA के साथ मिक्स कर दिए प्लस सेल के साथ मिक्स कर दिए। मतलब हमने क्या किया, एक यहाँ पे एक ट्रे ली इसमें, और इसमें हमने क्या फिल कर दिया, DNA भर दिया, कैल्शियम फास्फेट कर दिया और सेल्स कर दिया,
होस्ट सेल, ठीक है। तो इन सब तीनों को रख दिया तो होगा क्या, ये होस्ट सेल के अंदर क्या करते हैं, छोटे छोटे पोर्स बना देते हैं। तो पोर्स बना देते हैं तो ये जो चार सब्सटेंस हैं जैसे ही इंटर करते हैं तो इसके साथ साथ आपका डीएनए भी इंसर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से डीएनए को इंसर्ट कर दिया, अपना आरडीएनए इंसर्ट हो गया, ठीक है। तो दूसरी मेथड क्या होती है, इलेक्ट्रोपोरेशन। ये भी सेम मेथड होती है। इसमें भी हम क्या करते हैं, होस्ट सेल का सस्पेंशन बनाते हैं। अब सस्पेंशन बना दिया मतलब है ना, ठीक है। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट देते हैं। करंट देने के बाद इसमें पोर्स जनरेट होते हैं। पोर्स जनरेट होते हैं तो उस पोर्स के माध्यम से हमारा आरडीएनए इंसर्ट हो जाता है। तो ये सिंपल मेथड्स होती हैं जिसमें कि हम क्या कर दिया, हमने इंट्रोडक्शन कर दिया या ट्रांसफ़र कर दिया आरडीएनए को इनटू होस्ट सेल के अंदर। अब अगला पॉइंट क्या रहता है कि देखो साहब, अगर आपने इस प्रकार का प्रोसेस अपनाया, जैसे ये वाला आपने डिज़ायर जीन को आरडीएनए को, ये आरडीएनए है, आरडीएनए को होस्ट सेल के अंदर डाला, इंसर्ट किया, तो दो पॉसिबिलिटी रहेंगी कि एक तो इंसर्ट हुआ है तो वो रिकॉम्बिनेंट सेल कहलाएगी, एक इंसर्ट नहीं हुआ तो वो नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल कहलाएगी। तो जिसमें इंसर्ट हुआ है वही तो डिज़ायर प्रोडक्ट देगी और जिसमें इंसर्ट नहीं हुआ वो डिज़ायर प्रोडक्ट नहीं देगी। तो हम क्या करते हैं, हम देखिएगा, हमको पता है कि ये जो हमारा डबल स्टैंड सर्कुलर डीएनए है जिसमें डिज़ायर जीन तो रहता ही है, साथ में सिलेक्टेबल मार्कर भी रहता है। हमने वेक्टर पढ़ेंगे, हम वेक्टर में हम पढ़ेंगे तो सिलेक्टेबल मार्कर रहता है। सिलेक्टेबल मार्कर के रूप में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। क्या है, देखो ये डीएनए है, डीएनए किससे बना है, जीन से। तो जीन एक ऐसा जीन है जो कि सिलेक्टेबल मार्कर का रूप में काम कर रहा है ना। तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन का मतलब हो गया वो टेट्रासाइक्लिन के प्रति रेजिस्टेंट दिखाएगा, मतलब टेट्रासाइक्लिन से वो मरेगा नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे ये इंसर्ट हुआ तो रिकॉम्बिनेंट सेल बनी, रिकॉम्बिनेंट सेल बनी और नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल बनी। तो ये आरडीएनए इंसर्ट हुआ तो रिकॉम्बिनेंट सेल, आरडीएनए एब्सेंट है इसलिए नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल। अब दोनों को हम क्या करते हैं, टेट्रासाइक्लिन के सॉल्यूशन में डाल देते हैं। अब टेट्रासाइक्लिन के सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो हमारी जो नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल है वो मर जाती है। क्यों, क्योंकि इसके पास रेजिस्टेंट वाला जीन है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो वेक्टर इसके पास है, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल आर डाई ड्यू टू द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन not present, so it is not protect from the tetracycline solution, ठीक है। तो अपने आप को वो टेट्रासाइक्लिन सॉल्यूशन से बचा नहीं पाती है, ओके। अब अगला पॉइंट हमारा क्या होगा, देखिएगा, जब हमने सेल के अंदर डीएनए को इंसर्ट करा दिया, जब डीएनए को इंसर्ट करा दिया है तो अब हमारा अगला पॉइंट क्या रहेगा, उस सेल को ग्रो कराना, उस सेल्स को ग्रो कराना। तो इस ग्रो कराने के लिए हमने बायो रिएक्टर्स का यूज़ करते हैं, बायो रिएक्टर्स का, क्योंकि इसमें लार्ज स्केल का मैन्युफैक्चरिंग होता है, लार्ज स्केल का मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो हम बायो रिएक्टर का यूज़ करते हैं तो डिज़ायर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे होगा, देखिए, सबसे पहले क्या रहता है, हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम बायो रिएक्टर बोलते हैं। इसके अंदर एक टैंक रहती है जिससे थर्मल जैकेट मतलब हीट सेंसिटिव, हीट रेजिस्टेंट टैंक रहती है। फिर जो ये आपका रिएक्टर टैंक है, रिएक्टर टैंक के अंदर दो मीडियम और एयर जाने के रास्ते हैं, मतलब यहाँ से मीडियम डालेंगे, मीडियम मतलब कल्चर मीडिया, और एयर हवा डालेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद और क्या लगा रहता है, इसको घुमाने के लिए एजिटेशन सिस्टम मोटर लगी रहती है, ये प्रोपेलर, ये पंखे लगे होते हैं, इसमें घुमाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखिएगा यहाँ पर सेंसर डिवाइस रहती है, सेंसर डिवाइस रहती हैं। तो ये सेंसर डिवाइस क्या चेक करती हैं, टेम्परेचर और पीएच को चेक करती हैं, ठीक है, मेंटेन करके रखती हैं, ठीक है। तो ये सेंसर डिवाइस रहती हैं। जैसे ही प्रोडक्ट आपका बनता है तो यहाँ आउटलेट निकलता है, ठीक है। तो हमने प्रोडक्ट को मतलब मीडियम को डाला, यहाँ पे सेल्स को कल्चर किया, सेल कल्चर करती हैं तो प्रोडक्ट बनाती हैं, प्रोडक्ट को हम आइसोलेट कर लेंगे। अब प्रोडक्ट जो हमारा बना है वो इरेगुलर, कहने का मतलब एरर वाला है, इम्प्योर प्रोडक्ट है जिसके अंदर सेल के पार्ट्स भी हैं, सेल खुद सेल भी है, कल्चर मीडिया भी है,
है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इनको हटाने के लिए अब दूसरी प्रोसेस का यूज़ करना पड़ता है जिसका नाम होता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में हमने पढ़ा कि इस प्रोसेस में प्यूरिफिकेशन रिकवरी की जाती है प्रोडक्ट की, ठीक है, बायोलॉजिकल मिक्सचर से हमको निकाला जाता है, ठीक है। इसमें रिक्वायरमेंट क्या रहती है कि प्यूरिफिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए और स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसकी एफिकेसी जब भी मेंटेन रहेगी, ठीक है। दूसरा क्या होता है, आफ्टर डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग द प्रोडक्ट यूज फॉर ह्यूमन। इस प्रोसेस के बाद हम प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं, हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को हम फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, जेनेटिक इंजीनियरिंग देखी, इसमें हमने बेसिक पॉइंट देखे और सभी पॉइंट को डीपली बिल्कुल शॉर्टली हमने इसको डिस्कस किया है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे सिंपल सी एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन मेडिसिन के अंदर, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के एप्लीकेशन मेडिसिन के अंदर क्या क्या है, तो सिंपल सा है ड्रग प्रोडक्शन। ड्रग प्रोडक्शन में क्या मतलब मास प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन और हार्मोन, कहने का मतलब है ड्रग हमारा प्रोटीन भी हो सकता है, ड्रग हमारा हार्मोन भी हो सकता है, ठीक है। जैसे हमारा है ग्रोथ हार्मोन, तो ग्रोथ हार्मोन या फिर इंसुलिन प्रोटीन है, तो ये इन सब का प्रोडक्शन करना हाई लेवल पे इसके अंदर पॉसिबल है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या रहता है, वैक्सीन का डेवलपमेंट। वैक्सीन डेवलपमेंट का मतलब क्या रहता है, देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम जीन को मॉडिफाई कर रहे हैं और जीन को मॉडिफाई कर रहे हैं जिससे बैक्टीरिया और वायरल जो डीएनए है, अगर इस डीएनए को हम क्या करें, मान लो ये कोरोना का डीएनए है, कोरोना का आरएनए है, इसको हम क्या करेंगे इसको मॉडिफाई कर दो, और मॉडिफाई कर दो से इसमें सिर्फ क्या बोलते हैं, बाकी इसकी सिर्फ पहचान ही पहचान आए, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, मतलब हमको क्या मिले, क्रिएट द सेफ एंड इफेक्टिव एंटीजन हमको मिले। तो इस जेनेटिक मॉडिफिकेशन से हम इफेक्टिव और सेफ एंटीजन को प्राप्त करेंगे और उसका हमको वैक्सीन बनाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। दूसरा क्या रहता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो जैसा कि आप जानते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज यूजिंग द जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इज़ द यूज इन द डेवलपिंग कैंसर थेरेपी एंड अदर ट्रीटमेंट। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन इसके माध्यम से हम कर सकते हैं, जिसको जो कैंसर थेरेपीज में और अदर ट्रीटमेंट में इसका योगदान रहेगा, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा होने वाला है कि जेनेटिक डिसीज़, मतलब जो भी डिसीज़ है, डायग्नोसिस है और ट्रीटमेंट में यूज़ क्या है। देखिएगा, जेनेटिक टेस्टिंग है, अर्ली डिटेक्शन क्या है, मतलब देखिएगा जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं, उस जेनेटिक प्रॉब्लम्स को, मतलब जैसे डायबिटीज़ होता है, कुछ डायबिटीज़ जेनेटिक डायबिटीज़ रहती हैं, तो उसका हमको पहले से पता, अर्ली डिटेक्शन उसको कर सकते हैं कि कौन सा हमारा जो इंसुलिन बनाने वाला जीन खराब तो नहीं है, तो उसका हम चेक कर सकते हैं। अगर ख़राब है तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से, तो वो इंसुलिन अच्छे से बनाएगा, इंसुलिन अच्छे से बनाएगा तो डायबिटीज़ नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ रहती है, तो पहले से पता करना है ना, प्रीडिस्पोजिशन है ना, तो सर्टेन डिसीज़ का हमको पहले से पता करना होता है, ठीक है। अर्ली डिटेक्शन एंड इंटरवेंशन, ठीक है। जीन थेरेपी की बात आती है, जीन थेरेपी भी वही है, तो डिफेक्टिव जीन जो डिफेक्ट जेनेटिक डिफेक्ट को हम रिपेयर करते हैं, करेक्ट करते हैं इसके अंदर, जीन थेरेपी के अंदर, ठीक है। ट्रांसफ़र करते हैं, फंक्शनल जीन को ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे मान लो हम क्या करते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराते हैं, तो बोन मैरो के अंदर हम जो मान लो हम ट्रांसप्लांट कराते हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी डेवलप करने के लिए, तो हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम ऐसा कुछ जेनेटिक मॉडिफिकेशन करें तो जिससे कि हमारा ब्लड बनने लगे, ठीक है। तो ऐसा रहता है, तो ये जीन थेरेपी कहलाती है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, कैंसर ट्रीटमेंट में बहुत सारे कैंसर ट्रीटमेंट टारगेटेड थेरेपीज़ के रूप में इस जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ होता है, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत अच्छा रहता है कि न्यू थेरेपी डायग्नोस्टिक टूल को बनाने के लिए कौन कौन सी रिसर्च हो सकती हैं, रिसर्च डेवलप हो सकती हैं, उन सबको ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग देखी। तो हमने एक और चीज़ आपको बताई कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो जेनेटिक इंजीनियर है वही आरडीएनए टेक्नोलॉजी बिल्कुल सेम टू सेम है। उसमें बस आपका सेकंड यूनिट में आपका डीपली पूछा गया है आरडीएनए, और जो फर्स्ट यूनिट में जेनेटिक इंजीनियरिंग टॉपिक है उसको बस जस्ट प्रिंसिपल को बताना है, मतलब थोड़ा थोड़ा बताना है, ठीक है। तो ये चीज़ें दोनों एक ही हैं, है ना, दोनों एक ही पॉइंट है, बस थोड़ा सा डीपली है और
ठीक है। तो आई होप आप को हमारा एफर्ट अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।